आज करते हैं इस पूरी की पूरी किताब का अंत इंडिया पाकिस्तान चाइना। खैर कंपैरिजन तीनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा भारत देश सबसे ऊपर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज खत्म कर रहे होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि आखिरी चैप्टर बचा है। चलो मिलकर खत्म करते हैं और आज शाम को मिलते हैं प्रयास के साथ। इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो ढूंढो प्रयास कहां है, सर्च प्रयास बाय कॉमर्स किंग। चलिए शुरू करते हैं। बालकों, हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत करी थी 3 दिन पहले और आपसे कहा था भाई 3-4 दिन के अंदर इसको निपटा देंगे और हम अपने वादे पे पूरी तरीके से आ चुके हैं और आज इसको निपटा रहे हैं। ठीक है, और खत्म करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम आपको गायब कर देंगे और हम भूल जाएंगे कि आप कहां हैं हम कहां हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रयास आज शाम को लॉन्च होने जा रहा है, तो प्लीज एवरीवन गो एंड सर्च फॉर प्रयास अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो इंडिया पाकिस्तान चाइना बेसिकली ये आसपास के देश हैं जो कि एक ही एरिया या एक ही ऑरा के अंदर एक ही समय के अंदर आसपास में ही आजाद हुए थे। ठीक है, या फिर रिपब्लिक हुए थे और इनकी जो पॉलिसीज है वो काफी हद तक मैच खा रही थी। स्टार्टिंग जो थी वो तीनों ने एक ही तरीके से करी, पर जैसे जैसे समय बीता हम थोड़े से अलग हो गए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया, पाकिस्तान चाइना से अलग हो गया। इन सबकी पॉलिसीज में आज की तारीख में काफी मैसिव डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से सन 2022 के अंदर इंडिया कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान कहीं और खड़ा है और चाइना कहीं और खड़ा है। कोई किसी सेक्टर में अच्छा है, कोई किसी सेक्टर में अच्छा है और कोई किसी भी सेक्टर में अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। ठीक है, इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ऑलरेडी हम पूरे साल पढ़ चुके हैं। भारत ने क्या किया था, पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, क्यों था, कैसा था। पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर के लिए था, दूसरा इंडस्ट्रियल के था, तीसरा वापस एग्रीकल्चर। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेम चीज को वापस रिपीट करने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के बारे में बात करेंगे, फिर तीनों का एक कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तीनों का एक मैसिव कंपैरिजन, तो भैया तीनों जो है वो अपने पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम के ऊपर आगे बढ़े थे इन्होंने। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस ले ली थी इन्होंने, और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हो गई थी 1949 के अंदर। तीनों कंट्रीज की जो प्लानिंग पॉलिसीज थी वो अप्रोक्सीमेटली सेम थी। ठीक है, सिमिलर वेज के अंदर तीनों ने अपने काम शुरू करे थे। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान 1951 के अंदर लॉन्च किया था, सबको पता होगा। 1951 से लेकर 56 विच इज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि हम क्या थे, एग्रेरियन इकोनॉमी थे, यानी कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, इसलिए हमने पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड शुरू करा था। जबकि चाइना ने 53 में शुरू करा और पाकिस्तान सबसे अंत में, हमारा समाप्त हुआ इनका शुरू हुआ, सबसे पीछे रह जाते हैं। 1956 के अंदर इन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर काम करती हैं, जबकि चाइना जो है वो स्टैटस में काम करता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को की रोल असाइन किया गया है सारी इकोनॉमीज के अंदर। ठीक है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों के अंदर जो है एक ही मोटिव लेकर हमने आगे बढ़े कि पब्लिक सेक्टर को की रोल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब तीनों ने शुरुआत तो अप्रोक्सीमेटली सेम समय में की है, 2-3 साल के डिफरेंस के अंदर की, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंडिया अलग बात पे चला गया, पाकिस्तान उसके पीछे पीछे निकल लिया और चाइना जो है वो कंपैरेटिवली अलग पाथ पे चला गया। अगर मैं बोलूं किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसको करने के लिए 3 सेक्टर्स होते हैं। सबको पता है कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी को कंप्लीट डेवलप करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि कुछ भी ना बचे। जैसे ये डेवलप होगा वैसे हम सेकेंडरी के डेवलपमेंट में शुरू हो जाएंगे और सेकेंडरी को कंप्लीट करेंगे। जैसे सेकेंडरी का डेवलपमेंट पूरा होगा फिर हम टर्शियरी के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल पाथ है, सबको समझ में आता है, पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल पाथ नॉर्मल नहीं चला। हम थोड़े से जल्दीबाजी में थे, या कहें कि हमारी जो प्लानिंग थी ना, जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी और जितने भी उस समय जो लीडर्स थे उन्होंने शायद प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आज तक भारत रिफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म, वापस से बनाना। देखो, बच्चे से गलती हो जाती तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट से गलती हो जाती है तो एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जबकि अगर किसी देश की सरकार से गलती हो जाती है तो वो रिफॉर्म क्रिएट कर देती है, मतलब वापस से फॉर्म कर देती है पॉलिसीज को। भाई हमारी पुरानी पॉलिसी नहीं चली तो हम नहीं बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत आज तक रिफॉर्म्स के पीछे भाग रहा है। हमने क्या किया, पहले 5 ईयर प्लान में 1951 के अंदर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करा तो हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोशन दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। पर हमने 5 साल में ये सीखा, 1951 से लेकर 56 तक हमारी सरकार ने ये सीखा, बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने ये सीखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में पैसा नहीं बनता।
आप सभी को पता है एग्रीकल्चर एक तरीके से सबसे स्लो वे ऑफ इनकम है, जहां पर आपकी ग्रोथ ऑफ इनकम भी काफी डाउन रहती है और कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ इनकम है ना वो भी काफी कम आती है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। तो हमने क्या करा, इसको आधा डेवलप करा और डेवलप कर दी। अगला जो 5 ईयर प्लान था यानी कि 1956 से लेकर 61 में हम यहां चले गए सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबको पता होगा 1956 लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो ये काम इंडिया ने गलत कर दिया था। यहां पर हम एग्रीकल्चर को आधा डेवलप करा, हम इंडस्ट्रीज पे चले गए। 61 में फिर समझ में आया हमें नहीं यार एक काम करते हैं एग्रीकल्चर पे वापस चलते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर पे चले गए। तो इस तरीके से भारत की जो प्लानिंग थी वो फॉल्टी प्लानिंग में आ गई। पाकिस्तान जो था वो भी इसी के पीछे पीछे हो लिया और वहां पे भी फॉल्ट आ गया। बट चाइना का जो डेवलपमेंट प्रोसीजर था वो थोड़ा सा अलग था, उन्होंने थोड़ा रुककर सोच समझकर काम किया था, क्योंकि वहां पर कुछ पार्टीज ही काम कर रही होती हैं। तो अगर हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो काफी हद तक बेहतर हम कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल द बोथ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, उनके मुकाबले एक अच्छी पॉलिसी इन्होंने यूज करी। क्या करी देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल करा। आज भी चाइना के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल ही है, प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट नहीं मिली हुई जितनी कि हमारे यहां मिली हुई है, या बेसिकली हम बोले प्राइवेट ना के मात्रा में ही है। आप देखते हैं चाइना में यूट्यूब भी नहीं चलेगा, ठीक है, उनका अलग ही चल रहा है सेपरेट, तो वो अपना अपना ही चलाएंगे, बोले हम किसी और के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो पहला डिसीजन जो चाइना ने लिया वो था कि चाइना को सारे के सारे सेक्टर्स को, चाहे इकोनॉमी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों सेक्टर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या इंपॉर्टेंट डिसीजन विच बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज टू बॉट all the sectors of the economy, enterprise and land owned and operated by the individual under government control। ये पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल के अंदर दे दिया। इसमें प्राइवेट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि प्राइवेट अभी बढ़ना शुरू ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू करा, एग्रीकल्चर पर पहले फोकस करा। जब तक एग्रीकल्चर पूरी तरीके से बढ़ नहीं गया, इन्होंने किसी और सेक्टर पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, प्राइम फोकस एग्रीकल्चर पे ही रखा। ठीक है, 1958 के अंदर इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को लॉन्च करा। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब इन्होंने समझ लिया कि हाँ भाई हमने 1949 से लेकर अब तक यानी कि 9 साल के अंदर एग्रीकल्चर को अच्छा खासा डेवलप कर लिया है, इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर को हम जितना बढ़ा सकते थे अपनी कंट्री में, अपनी श्रद्धा के हिसाब से हमने उसको बढ़ा लिया है, अब वो स्टक हो गया है, स्टेगनेंट हो गया। इन्होंने फिर क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया एंड दे फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज जो है ना वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है किसी और देश के मुकाबले। चाइना जो है वो प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री। व्हाट इज द बेसिक रीजन? द बेसिक रीजन इज कि चाइना की जो पॉलिसीज थी ना वो स्टेप बाय स्टेप चली। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर पूरा किया, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर के ऊपर दिमाग लगाया, और उन्होंने इंडस्ट्रीज में इतनी महारत हासिल कर ली कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने अगली चीज लाई जो कि माओ सेतुंग, नाम याद रखना, बहुत सिंपल नाम है। ठीक है, अजीब नाम होता है तो हमें याद रखते हैं, जैसे लुई 16 कक्षा 11वीं के अंदर नाम याद होगा, क्या 11वीं के 9वीं के अंदर सबको याद होगा। ठीक है, तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इन्होंने स्टार्ट करा 1965 में, जो कि माओ सेतुंग जो कि चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय, उन्होंने क्या करा, ये रिवॉल्यूशन शुरू करा। ये रिवॉल्यूशन 1966 से लेकर 76 तक चला, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से ही आज चाइना जो है वो इतना मैसिव प्रोडक्टिव कंट्री बन चुका है। ठीक है, हमने देखा होगा कि हमारे जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं, हमने ये सुना है कि वो खिलौने जो है ना वह चाइना के बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स दैट आर इन चाइना, वो छोटे छोटे बच्चे जो है 6ठी 7वीं 8वीं के, वो इनको क्रिएट कर रहे हैं। वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं, रीजन यही है इसका। देखो, अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड टू लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज। बच्चों को और प्रोफेशनल्स को गांव में भेजा जाता था। ठीक है, उनको वहां गांव में भेज दिया और ये समझने की प्रयास किया गया है कि कैसे गांव का डेवलपमेंट हो। देखो सीधी सी बात है, जब एक बच्चा जाता है ना तो वो वहां से कनेक्ट हो जाता है। आप मान लो किसी गरीब के यहाँ जा रहे हो तो आप किसी समय के लिए, थोड़े समय के लिए वहां से कनेक्ट हो जाओगे, आप कोशिश करोगे कि हम क्या करें, हम किसी भी तरीके से उसका भला करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चा बुद्धि जो है, बच्चा बुद्धि मतलब बच्चे की बुद्धि या फिर बच्चे का जो मन है वो साफ है। तो वो क्या सोचता है, वो अगर कहीं प्रॉब्लम देखता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। तो यही दिमाग चाइना वालों ने लगाया और उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को दोनों को भेज दिया कहां पर, गांव के अंदर, ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर डेवलपमेंट नहीं, जहां पर परेशानियां हैं। तो वहां प्रोफेशनल्स और बच्चों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा एक नया सेटअप जनरेट हुआ जिसकी मदद से चाइना आज प्रोडक्टिव कंट्रीज के मामले में सबसे ऊपर आता है।
ठीक है, वहां पर बच्चों को स्टार्टिंग से यह सिखाया गया कि बेसिकली आपको पढ़ना के साथ साथ कमाना कैसे है। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में ही आपको ऐसी चीजें सिखा दी जाती है जिसके थ्रू आप अपनी बेसिक नीड जो है कमाई की वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइना के आगे के प्रोसीजर। तो चाइना ने क्या है, रिफॉर्म्स को फेजेस में डेवलप किया। हमने स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ लिया था कि चाइना ने एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों सेक्टर को फेज बाय फेज स्टार्ट करा, कहीं भागे नहीं एक दूसरे के पीछे। तो ये इसका मेन रीजन है। चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड द रिफॉर्म इन 2 डिफरेंट फेजेस। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स पे काम किया। जब तक इन पे काम नहीं हुआ तब तक वो अगले सेगमेंट की तरफ नहीं बढ़े, और जैसे ही इन पे काम खत्म हो गया, इन द लेटर फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मिक्स नहीं किया है दोनों, पहले इसका काम किया फिर इसका किया, दोनों को मिक्स करने का काम नहीं किया। और जब इंडस्ट्रीज के पास आए, प्राइवेट फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइज आर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। यहां पर इन लोगों ने प्राइवेट फर्म्स को हाथ में दे दिया, ठीक है भाई अब आप जो है वो काम करना शुरू कर सकते हैं। इन्होंने डुअल प्राइसिंग सिस्टम रखा, ये बहुत अच्छा काम किया चाइना ने। अभी डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत बढ़िया है, भारत करेगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड, जरूरी है इनके लिए, टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट द फिक्स प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि कोई भी अगर बायर आ रहा है तो स्टार्टिंग के 100 केजी माल उसको 10 रुपए केजी के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया बायर के लिए। अगर तेरे को खरीदना है, तेरे को 1000 किलो खरीदना, कोई बात नहीं, शुरू का 100 किलो तू 10 रुपए के भाव पे ही खरीदेगा। जब तू खरीद लेगा उसके बाद आगे का भाव तो जो लगाना है वो लगा लियो। ठीक है, ऐसा सिर्फ बायर के लिए नहीं किया, जो सेलर आया यानी कि जो फार्मर आया उसको भी बोला भाई स्टार्टिंग के 500 केजी जो है वो आपको 10 रुपए के भाव पे ही बेचना है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्राइस हो गया। अब जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं यानी कि बड़े फार्मर हैं, उनके पास ठीक है, बोले ठीक है हम स्टार्टिंग का 500 इतने में बेच देते, उसके बाद वाला जो है हम अपनी इच्छा पे बेचेंगे। तो इस वजह से चाइना ने ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लॉन्च करी, बायर के लिए भी प्राइसिंग हो गई, सेलर के लिए प्राइसिंग हो गई। ठीक है, और दोनों को एक फिक्स कर दिया कि हमें इतना तो आपको बेचना ही है स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। और ये प्राइस कौन सेट करता था, गवर्नमेंट। और बाकी जो होगा, मतलब आपको 100 से ज्यादा खरीदना है तो बाकी जो मार्केट प्राइस आप चल रहा है आप बात कर करा के इसको खरीद सकते हैं। इससे दोनों का डेवलपमेंट हुआ, फार्मर के पास भी स्टैंडर्डाइज अमाउंट ऑफ अर्निंग आना शुरू हो गई और जो सेलर है वो भी किसी तरीके से नुकसान में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब वो एरियाज होते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी दी जाती है। आप इंडस्ट्री अगर वहां पर डेवलप कर रहे हैं तो आपको सस्ती लेबर रेट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, टैक्सेशन कुछ समय के लिए माफ होगा, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो चीप लेबर, लोअर रेट ऑफ टैक्स, सब्सिडाइज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये काफी सारी चीजें इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइना ने डेवलप करी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर काफी स्पेसिफिक रेट से, काफी अच्छी रेट से बढ़ा। अब जब चाइना की बात हो गई तो चाइना के बाद अगली बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भारत के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब चाइना ने जो भी डेवलपमेंट किया ना वो सारा भारत के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। सबसे पहले अगर हम चाइना के पाकिस्तान के बारे में बात करें, इट्स 1947 एज यूजुअल, जब भारत हुआ तभी आपका पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। अब आजाद होने के बाद इसने सबसे पहले क्या काम किया, वही मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी पे है, पाकिस्तान भी आपका मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में भी हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहां पर भी हुआ। यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1953 के अंदर स्टार्ट हो गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब सभी को पता है कि एकदम से प्रोडक्शन जो है बढ़ जाना फूड ग्रेन्स का, उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करें तो वही सारी पॉलिसी जो आपने कक्षा 12वीं टर्म 1 और टर्म 2 में पढ़ी है भारत की, सेम वही आ जाएंगी। देख लो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेम, टैरिफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सो ऑन। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर्स हैं, एग्जैक्टली वही पॉलिसीज हैं जो कि भारत की आपने देख ली होंगी। प्राइवेट सेक्टर के रोल को इन्होंने थोड़ा सा जल्दी एक्सरसाइज कर लिया था। हम 1991 के अंदर प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बूस्ट कर पाए थे, इन्होंने थोड़ा सा जल्दी उसको रियलाइज कर लिया था। 1987 के अंदर पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए 1988 के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। भारत में यह काम 3 साल लेट हुआ था 1991 में, जब मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव ने की सरकार ने मिलकर, मनमोहन सिंह तो उस समय आपके प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, और यहां पर क्या कहते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन दोनों ने मिलकर
स्टार्ट किया था 1991 की LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। ठीक है, अब भाई पाकिस्तान में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है, फाइनेंशियल सपोर्ट। पाकिस्तान को रेगुलर बेसिस पे वेस्टर्न नेशंस के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलता रहा है। ठीक है, ये इसका कई सारे रीजन हो सकते हैं, हम इस रीजन के बारे में थोड़ा सा डीप में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, सब समझदार हैं तो काफी ज्यादा रीजन इसके हो सकते हैं। तो हमने इंडिया पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, तीनों के बारे में पढ़ लिया सबने। अब बात करते हैं तीनों का कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, हम सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपकी पॉपुलेशन और इन सब चीजों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, चाइना जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड है, भारत जो है वो इसके जस्ट पीछे है, जो हम जल्दी तोड़ देंगे, हमारे टैलेंटेड है सारे के सारे। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान तो काफी ज्यादा ही, मतलब काफी ज्यादा ही पीछे रह जाता है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2% है। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर एक साल में 100 लोग हैं पाकिस्तान में, तो अगले साल 102 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अगले साल 102 का 2% और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है सबको? तो 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि काफी हाई होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज ग्रोथ रेट के बारे में अगर अपन बात करें तो 1% से कम ही होनी चाहिए। अगर 1% से कम है तो आपकी पॉपुलेशन स्टैग्नेशन पे आ जाती है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पर उससे ज्यादा है तो चिंता का विषय है। तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की 2% है, इंडिया की ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा है पर ये हो जाएगी कम, जो कि 1.1% के आसपास है। चाइना जो है वो 0.6% के आसपास है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो अब स्टेबलाइज होने की कंडीशन में आ चुकी है। चाइना की लोएस्ट ग्रोथ रेट है, क्यों है भाई? क्योंकि इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी, सिंगल चाइल्ड नॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया था 1979 के अंदर, इसलिए उसकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई है पॉपुलेशन की। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशो के बारे में बात करें कि एक महिला पुरुष कितना दोनों के बीच में रेशो बनता है, तो बेसिकली यहां पर इंडिया में है 940, जो कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफी कम है। चाइना में है 950 एंड पाकिस्तान कम्स अबाउट विद 952। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते तो इसमें तो हमारा कोई सानी नहीं है। ठीक है, कोई भी सानी नहीं है। चाइना की 138 है पर स्क्वायर किलोमीटर में। पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक जगह अगर आप खड़े हो जाओ तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है? ऑन एन एवरेज चाइना के अंदर 138 है, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इंडिया का नो कंपैरिजन, यू कांट कंपेयर। ठीक है, इंडिया हैज अ मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 358, जबकि पाकिस्तान की काफी कम है, 193 है। छोटा एरिया है, स्टिल काफी कम है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद जीडीपी बेस्ड या जीडीपी और सेक्टर्स बेस्ड की क्या कहानी होती है, तो जीडीपी बेस्ड कुछ इस तरीके से कहानी है। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ चाइना है वो है 9.5%, विच इज अ मैसिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका रीजन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सोच समझ के किया था, मतलब ऐसा जल्दीबाजी में भागने का काम इन्होंने नहीं किया था। तो चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 9.5% के आसपास आ जाती है, जबकि भारत की 5.8% है और पाकिस्तान इन सब में कम है, दैट इज 4.1% ऑफ ग्रोथ रेट। अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो 9% ऑफ जीडीपी इन चाइना एग्रीकल्चर से आता है, जबकि 37% वर्कफोर्स इसके अंदर लगी हुई है, मतलब 37% लोग मिलकर 9% जीडीपी दे देते हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में एग्रीकल्चर 19% देता है, जबकि 56% पॉपुलेशन एंगेज है, ये काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान में 21% देता है और 45% पॉपुलेशन इसके अंदर एंगेज है। ठीक है, इसका रीजन ये मत समझना कि भाई पाकिस्तान में ज्यादा बढ़िया है 21% दे रहा है। द बेसिक रीजन इज कि इनकी जो जीडीपी है वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है ना, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है, 1000 रुपए का 20% 200 रुपए होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आप लोग समझ लेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना इज शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विसेज। ठीक है, बात पकड़ रहे हो? हमने क्या करा, चाइना ने क्या करा? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये पाथ पकड़ा है। जबकि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने यहां से यहां आने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने यहां आने का प्रयास किया कि भाई ना तो इसको काम करो ना इसको डेवलप करो, सर्विस पे आ जाओ। और आज आप देख रहे हैं सर्विस सेक्टर के मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट खोखला नहीं रहना है। पीछे से हमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इन दोनों को भी बढ़ाना है, इन दोनों को बूस्ट रखना है। ठीक है जी,
अब बात करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि HDI कहता है, वो कहता है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। तो अगर स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, ये दो तीन चीजें हैं जिनको हम मिक्स करके मंगा रहे हैं, है ना। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी कितना समय जीता व्यक्ति, पढ़ाई कितनी करता है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम कितनी, इन सब का एक कॉम्बो बना के एक HDI आता है। ठीक है, तो अगर हम भारत के और इन सब चीजों के तीनों के बारे में बात करें तो वन में से इसको काउंट किया जा रहा है। तो यहां पर चाइना जो है वो 0.752 है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है 0.64 पे, और पाकिस्तान इन सब में सबसे नीचे है 0.562 पे। ठीक है, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबको पता है, 1 साल मतलब बच्चा पैदा हो गया और 1 साल की उम्र का इस अंतराल में कितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 में से। ठीक है हाँ जी, तो यहां पर चाइना का सबसे कम है जो कि 11.8 है, जो कि एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट है, यानी कि यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी को बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, कम हुआ है। इंडिया के अंदर ये 37.8 है, और इसके बाद अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा हाई है, 50.4 है, जो कि सैनिटेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन सब की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटेशन के बारे में, साफ सफाई के बारे में। तो यहां तो हम थोड़े से पीछे रहते ही हैं हमेशा। ठीक है, चाइना की इन सब में बेस्ट परफॉर्मेंस है, 76% ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। ठीक है, अंडर नरिश पॉपुलेशन, अंडर नरिश मतलब वही वो आमिर खान आता क्या बोलता था, अंडर नरिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपोषित। ठीक है, तो कुपोषित पॉपुलेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो जितनी कम होगी उतना बेहतर है। तो अंडर नरिश पॉपुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर चाइना जो है वो 11% पे है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 20% के इर्द गिर्द आते हैं सैनिटेशन के, इसके अंडर नरिश पॉपुलेशन के मामले में। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा इस चैप्टर को देखते हुए वो ये है कि सर इसमें डेटा कितना याद करना है। तो बालक इस वीडियो को एक बार वापस से घुमा के देख ले, इस वीडियो में जितना जितना डेटा तेरे को बोला है वो सारा डेटा तेरे को याद रखना है। इसके अलावा कोई और डेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं आएगा, तो उसको याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा याद कर लियो। आज शाम को 7:30 बजे अगर तू इस वीडियो को लाइव देख रहा है, प्रयास लॉन्च होने जा रहा है। प्रयास क्या है वो शाम को बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना कि अगर इसके अंदर एनरोल हो गए, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना तुम्हें। ठीक है ना, कंप्लीटली फ्री होने वाला है। ठीक है, बट अगर इसके अंदर एनरोल हो गए, इसके साथ तुम चल लिए, तो तुमने पूरे साल क्या करा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आगे क्या करोगे इससे सबको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो बालकों एनरोल फॉर CUET राइट अवे। हम पढ़ा रहे हैं CUET आप सभी को, जिसके अंदर मैं आपको लैंग्वेज और जनरल अगर इसकी करना चाहते हो ये, या फिर डोमेन करना चाहते हो तो डोमेन एट एज लो एज अ मिनिमम प्राइस ऑफ 4500 मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एट कोड गौरव जे। ठीक है ना, ये कोड लगाते ही आपको जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिलेगा और आप NDA फॉर CUET के अंदर आ जाओगे। और अगर इस वीडियो को नए सेशन के बच्चे देख रहे हैं तो बालकों नए सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है। और साथ साथ में अगर आप यहां तक आए हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम NDA फॉर क्लास 12 भी बनाते हैं। NDA फॉर क्लास 12 का मतलब है कक्षा 12वीं के सभी बच्चों को लेकर हम इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाते हैं, जहां पर प्रीमियम क्लासेस हमारी ऑपरेट करते हैं। उनको एनरोल करने के लिए, उसमें घुसने के लिए और लाइव पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक आउट राइट अवे एंड यूज कोड गौरव जे टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है आप लोगों से। अगली वीडियो साथ टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।